क्या कभी ऐसा हुआ है कि मतलब रात के बिल्कुल बीचों बीच अचानक से आपकी नींद खुल जाए, कमरा एकदम शांत होता है, कोई आवाज नहीं होती और आपका हाथ अनजाने में ही बिस्तर के दूसरी तरफ किसी को ढूंढने लगता है? हाँ, वो जो एक खाली जगह होती है ना। राइट। उस खाली जगह पर जहां कभी कोई अपना हुआ करता था, आपको पूरी तरह से पता है कि वो इंसान अब जा चुका है। लाइक महीनों बीत चुके हैं जब उन्होंने कहा था कि वो अब साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन फिर भी वो जो आदत है ना। वो उनके पास होने का एहसास। एग्जैक्टली वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ता। दिमाग जानता है कि कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन शरीर और दिल को जैसे वो मेमोरी बार बार रिप्ले करने की आदत पड़ चुकी है। मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों होता है। और वो जो उस पल का भारीपन होता है या जो खालीपन हम महसूस करते हैं, वो सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, वो इंसान के अंदर चलने वाला एक बहुत ही गहरा सर्वाइवल और हीलिंग का पैटर्न है, जिससे मतलब हर किसी को कभी ना कभी गुजरना ही पड़ता है। मतलब ये सिर्फ दिल टूटने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम अक्सर ब्रेकअप को सिर्फ एक बुरी घटना मानकर वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग उस वक्त एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजर रहा होता है। हमारा दिमाग किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता से नफरत करता है, उसे क्लोजर चाहिए होता है। और जब वो क्लोजर नहीं मिलता तो वो उन्हीं पुरानी यादों में जवाब ढूंढने लगता है। लाइक क्या गलत हुआ, कहाँ कमी रह गई। हाँ, और इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम ये डीप डाइव कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हमारे पास ऋत्विक सिंह की लिखी हुई एक बेहद खूबसूरत और बहुत ही गहरी किताब है, आई डोंट लव यू एनी मोर, मूविंग ऑन एंड लिविंग योर बेस्ट लाइफ। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि आखिर किसी का जाना इतना सादा दर्द क्यों देता है, और हम उन लोगों को क्यों नहीं छोड़ पाते जो हमें लगातार तकलीफ दे रहे हैं। राइट। और सबसे जरूरी बात, कैसे हम अपनी जिंदगी के इस बिखरे हुए हिस्से से बाहर निकलकर खुद को वापस पा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल काम है। मैं समझती हूँ। इस दर्द को करीब से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम इन विचारों के पन्नों से गुजरते हैं ना, तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। ये सिर्फ किसी एक इंसान के जाने की कहानी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये दरअसल हमारे अपने उन हिस्सों को वापस जोड़ने की जद्दोजहद है जो उनके जाने से बहुत पहले ही कहीं ना कहीं बिखर चुके थे। ये समझना है कि हमारी हीलिंग हमारे अपने हाथों में कैसे वापस आ सकती है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। तो चलिए सीधे उस सबसे पावरफुल और थोड़े डरावने मेटाफर से शुरू करते हैं जिसने मुझे लिटरली सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। ऋत्विक ने इस दर्द को विजुअलाइज करते हुए लिखा है कि ब्रेकअप के बाद आपका अपना दिल एक क्राइम सीन की तरह हो जाता है। एक क्राइम सीन, हाँ, ये बहुत ही सटीक वर्णन है ना? एक ऐसा क्राइम सीन जहां शेल्फ्स पर पुराने खत रखे हैं, जहां हर तरफ यादों की महक है, हर कोने में दर्द है जिसे उन्होंने खून कहा है। लेकिन इस क्राइम सीन में सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि वहां बहुत सारा प्यार भी बिखरा पड़ा है। और यही वो वजह है जो इस स्थिति को इतना घुटन भरा बना देती है। आप खुद सोचिए, अगर वो जगह सिर्फ एक तबाही का मंजर होती, अगर वहां सिर्फ और सिर्फ दर्द होता, तो वहां से भाग निकलना इंसान का सबसे पहला सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता। बिल्कुल, कोई भी दर्द में क्यों रहना चाहेगा, राइट? लेकिन क्योंकि वहां वो प्यार भी है, वो अच्छे पल, वो वादे, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। हम अक्सर उस इंसान के लिए पूरे के पूरे शहर जलाने को तैयार रहते हैं जो हमें उसी आग में अकेला छोड़ने से एक पल के लिए भी गुरेज नहीं करेगा। हम खुद को उस आग में जलने देते हैं सिर्फ उस उम्मीद में कि शायद वो वापस आके हमें बचा लेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बहुत इलॉजिकल लगती है। अगर कोई मुझसे ये कहे कि एक जगह क्राइम सीन बन चुकी है जहां मुझे पता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मिल रही है और कोई मुझे आग में धकेल कर जा रहा है, तो मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मुझे वहां से बाहर क्यों नहीं निकालता? क्योंकि आपका दिमाग और दिल अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। वही तो। मैं उस जगह को पुलिस टेप लगाकर हमेशा के लिए सील क्यों नहीं कर देता? हम बार बार लौटकर उसी क्राइम सीन पर वापस क्यों जाते हैं जहां हमें चोट लगी थी? मैं समझाती हूँ। इस उलझन का जवाब हमारे अंदर चल रही उस बगावत में छिपा है जिसे हम चाहकर भी शांत नहीं कर पाते। हम इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि इंसान के अंदर जो प्यार का हिस्सा है ना, वो किसी से बिलोंग करने के लिए, किसी का होने के लिए तड़पता रहता है। मतलब हमें किसी से जुड़े रहने की एक बेसिक नीड होती है। बिल्कुल। आपका लॉजिकल दिमाग पूरी तरह से जानता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। आपका अपना दिल उस दर्द के खिलाफ, उस प्यार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करता है, बगावत भी करता है। लेकिन उसी वक्त वो उसी प्यार के लिए तरसता भी है। हाँ, ये वो स्थिति है जहां हम एक ऐसे इंसान से चिपके रहना चाहते हैं जो हमें बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उनके बिना जो खालीपन आएगा वो हमें उस बर्बादी से भी ज्यादा डरावना लगता है। यार, ये जो खालीपन का डर है ना, ये हमें एक अजीब से इल्यूजन में फंसा देता है। ऐसा लगता है जैसे वो इंसान कमरे में न होकर भी मौजूद है। इस किताब में दिल को उस बर्फ की तरह बताया गया है जिसमें किसी ने अपने पैरों के निशान छोड़ दिए हैं। वो फुटप्रिंट्स जो आसानी से नहीं मिटते। एग्जैक्टली। वो जब साथ नहीं होते तब भी वो फुटप्रिंट्स वहां मौजूद रहते हैं, और यही निशान हमें आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि हमें लगता है कि जो इंसान ये निशान छोड़ गया है वो अभी भी कहीं आसपास ही है। और वो निशान मिटते नहीं है,
वो एक ऐसा इल्यूजन पैदा करते हैं जहां दिमाग सच और यादों के बीच का फर्क भूल जाता है। आप जानते हैं इसमें सबसे ज्यादा तकलीफदेह स्थिति क्या होती है? क्या? एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप पूरी तरह से वाकिफ होते हैं कि आपको वो इंसान अपनी जिंदगी में वापस चाहिए ही नहीं। हाँ, ये बात मुझे बहुत गहराई से हिट की। मतलब अगर वो इंसान आज वापस आ जाए, अपनी सारी गलतियां मान ले और दुनिया भर का सारा प्यार लाके आपके कदमों में रख दे, तब भी आप उनके साथ नहीं रहना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। क्योंकि उन्होंने आपको इतना दर्द दिया है कि आपने उन्हें वांट करना छोड़ दिया है। ये कितना अजीब है ना कि हम रात दिन उस इंसान को मिस कर रहे हैं जिसे हम वापस अपनी जिंदगी में एक पल के लिए भी नहीं चाहते। ये इसलिए होता है क्योंकि हम उस इंसान को नहीं बल्कि उस वर्जन को मिस कर रहे होते हैं जो हमने अपने दिमाग में बनाया था। दर्द का असली कारण ये नहीं है कि हमें वो इंसान वापस चाहिए। तो फिर असली कारण क्या है? दर्द इस बात का है कि आपको सिर्फ उतनी दूरी चाहिए जिससे आप उनसे प्यार करना भी छोड़ सकें। आप उन्हें वांट नहीं करते, लेकिन आप अभी भी उन्हें लव करते हैं। और यहीं पर ही हीलिंग का सही मतलब समझना जरूरी है, जो कि उन्हें भूलना नहीं है, राइट? हाँ, हीलिंग का मतलब उस इंसान को वापस पाना या पुरानी स्थिति में लौटना नहीं है। हीलिंग का असल मतलब है प्यार की गैर मौजूदगी के साथ जीना सीखना। लर्निंग टू लिव विद द एब्सेंस ऑफ लव। वाओ! जब हम इस गैर मौजूदगी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब जाके वो पैरों के निशान बर्फ से पिघलना शुरू होते हैं। इस प्रोसेस में एक और चीज होती है जो बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लगती है, वो अनसेंट टेक्स्ट मैसेज। वो ब्रेकअप टेक्स्ट जो ड्राफ्ट्स में पड़े रहते हैं। हाँ, जो आप हफ्तों या महीनों तक ड्राफ्ट में टाइप करके रखते हैं और सेंड नहीं करते, क्योंकि आप उस इंसान की इतनी परवाह करते हैं कि आप उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। आप खुद को तकलीफ देते हैं ताकि उन्हें ना हो। बिल्कुल, आप खुद हर रोज दुख सहते रहते हैं, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस होने देते हैं, और आखिरकार जब एक दिन आप हिम्मत जुटाकर अपनी बाउंड्री सेट करने के लिए वो मैसेज भेजते हैं, तो पलटकर वो आप ही पर इल्जाम लगा देते हैं कि आपने तो कभी उनकी परवाह ही नहीं की। ये बहुत कॉमन है। इस तरह की रिएक्शन के पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। जब आप किसी टॉक्सिक डायनामिक में अपनी बाउंड्री सेट करते हैं, तो अक्सर वो लोग सबसे ज्यादा नाराज होते हैं जिन्हें आपके बाउंड्रीलेस होने से फायदा हो रहा था। मतलब जो आपका फायदा उठा रहे थे, उन्हें अचानक दिक्कत होने लगती है। एग्जैक्टली। जब वो पलटकर आप पर इल्जाम लगाते हैं, तो वो असल में अपने गिल्ट को आप पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस वक्त आप पहले से ही इतने कमजोर होते हैं कि आपका जो थोड़ा बहुत सेल्फ वर्थ बचा होता है, वो इस इल्जाम से पूरी तरह टूट जाता है। और आप खुद को ही विलन मानने लगते हैं। बिल्कुल। और ये जो सेल्फ वर्थ का टूटना है ना, मुझे लगता है यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा और सबसे रुला देने वाला पन्ना खुलता है। जब हम पूछते हैं कि एक ब्रेकअप हमें इतना ज्यादा क्यों तोड़ देता है, कि हम हफ्तों तक बिस्तर से क्यों नहीं उठ पाते। क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान के जाने का दर्द नहीं है। राइट। ऋत्विक बहुत ही एम्पैथी के साथ समझाते हैं कि इसका जवाब हमारे हालिया रिश्ते में या उस इंसान के जाने में नहीं है। इसका असली जवाब हमारे अतीत में, हमारे बचपन में छिपा है। हाँ, हमारा दिल मुट्ठी के आकार का होता है, लेकिन इसमें पहाड़ जितना दुख पल रहा होता है, माउंटेन्स ऑफ ग्रीफ। और वो दुख रातों रात नहीं बनते, वो सालों की छोटी छोटी घटनाओं से जमा होते हैं। वो दुख सिर्फ एक ब्रेकअप का नहीं होता, वो दुख होता है उस 5वीं क्लास के रिश्तेदार की बात का, जिसने सबके सामने आपके स्किन टोन का मजाक उड़ाया था और आपको लगा था कि आप सुंदर नहीं हैं। हाँ, वो छोटी छोटी बातें जो हम भूल जाते हैं पर दिल याद रखता है। वो दुख है 7वीं क्लास के उस दोस्त के ताने का जिसने कहा था कि तुम्हें तो कोई डेट नहीं करेगा, या किसी शादी में आपके पिता के उस कमेंट का कि ये कपड़े तुम पर बहुत अजीब लग रहे हैं, या आपके दादाजी का ये कहना कि तुम तो हमेशा ऐसे ही दुखी रहोगे। ये सारी बातें हमारे अंदर कहीं बहुत गहरी बैठ जाती हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और इन सबसे भी गहरा एक और ऑब्जर्वेशन है जो इंसान की पूरी साइकोलॉजी को डिफाइन करता है। हमारा सबसे पहला हार्ट ब्रेक किसी रोमांटिक रिश्ते के टूटने पर नहीं होता। तो कब होता है? हमारा पहला हार्ट ब्रेक अक्सर तब होता है जब बचपन में हम अपनी माँ को दूसरों के द्वारा तकलीफ पाते हुए देखते हैं। वो हमारी जिंदगी का सबसे सुरक्षित इंसान होती है, और जब हम उन्हें रोते हुए देखते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते, वो जो बेबसी का एहसास है ना, वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है। यार ये तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। हाँ, और हमें लगने लगता है कि प्यार का मतलब ही दर्द सहना और चुप रहना है। ये सच में इतना भारी है कि इसे प्रोसेस करने में वक्त लगता है। मतलब हर ब्रेकअप में जब हम किसी एक इंसान को खो रहे होते हैं, तो हम सिर्फ उस एक रिश्ते के खत्म होने पर नहीं रो रहे होते, हम अपने सारे पुराने घावों पर रो रहे होते हैं। एग्जैक्टली। हमारे दिल पर बचपन से लगे वो सारे अनकहे घाव एक झटके में फिर से खुल जाते हैं। हमें लगता है कि जो कुछ भी बचपन में कहा गया था कि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, वो सब सच है। हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। हाँ, हमें लगता है कि वो इंसान इसलिए नहीं गया क्योंकि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, वो इसलिए गया क्योंकि मुझ में ही कोई कमी है। और इसी वजह से सेल्फ लव या खुद से प्यार करना इतनी मुश्किल लड़ाई बन जाता है। हम खुद से प्यार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे आसपास के लोगों ने ही
कई बार अनजाने में हमें ऐसा महसूस कराया है कि हम इनफ नहीं हैं। कि हम काफी नहीं हैं। हाँ, हमारा पूरा परिवेश हमारे दिमाग को इसी तरह से प्रोग्राम कर देता है। इसलिए जब कोई प्यार भरा रिश्ता टूटता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो रही है। दर्द दरअसल इस बात का नहीं है कि वो हमें छोड़कर चले गए। दर्द इस बात का है कि वो सारा पुराना बैगेज बाहर आ गया है। बिल्कुल, और हमें एक बार फिर यही लग रहा है कि हम कभी किसी के प्यार के लायक थे ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये समझना कि हमारे इस दर्द की जड़ें कहाँ हैं, ये बहुत आज़ाद करने वाला एहसास है। क्योंकि जब हमें ये समझ आ जाता है कि हम सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे अतीत के लिए रो रहे थे, तब बारी आती है एक माइंडसेट शिफ्ट की। और वो शिफ्ट बहुत जरूरी है। उस रिश्ते से बाहर निकलने के असल मायने क्या हैं, इसे समझाने के लिए ऋत्विक ने एक बहुत ही सटीक मेटाफोर इस्तेमाल किया है, आधी धूप वाला कमरा या हाफ सनलिट रूम। ये एनालॉजी उस टॉक्सिक डायनामिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। उस इंसान के साथ रहना उस कमरे जैसा था जहां रोशनी तो थी लेकिन बिल्कुल बराबर मात्रा में अंधेरा भी था। आपको प्यार के कुछ पल मिलते थे लेकिन उनके साथ दर्द और इग्नोरेंस की पूरी गारंटी भी थी। और आप उस रोशनी के टुकड़े के लिए उस अंधेरे कमरे में बैठे रहते हैं। और पता है उस रिश्ते में टिके रहने की असली कीमत क्या थी? खुद को सिकोड़ना, श्रिंकिंग ऑफ मी। आप उनके साथ रह तो रहे थे लेकिन आप लगातार अपने वजूद को छोटा कर रहे थे ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। आप अपनी आवाज नीची कर लेते हैं। हाँ। आप डूब रहे थे, आप सांस लेने के लिए तड़प रहे थे, आपकी पूरी दुनिया सिमट रही थी और वो बस हंस रहे थे, इस बात से अनजान कि आप अंदर ही अंदर खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे इंसान का सर्वाइवल मैकेनिज्म सबसे अजीब तरीके से काम करता है। हमें लगता है कि अगर हम अपनी जरूरतें कम कर दें, खुद को सिकोड़ लें, तो शायद सामने वाला इंसान हमसे प्यार करने लगेगा और हमें छोड़कर नहीं जाएगा। हम खुद को मिटाने लगते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आप पूरे दिल से किसी से प्यार कर सकते हैं। आप अपना पूरा 100% देकर खुद को मिटा सकते हैं और फिर भी आप उन्हें छोड़ सकते हैं। ये बहुत पावरफुल बात है, क्योंकि एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपका शरीर और आपका दिमाग आपको ये एहसास दिलाता है कि जब से आपने उन्हें अपना दिल दिया है आप ठीक नहीं है, आप बीमार पड़ रहे हैं, आप खुद को खो चुके हैं। और जब आप ये कदम उठाते हैं उनके बिना, कि जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो कितनी खूबसूरत है। मैं पूरा समंदर हूं जिसमें अनंत जीवन भरा है। खुद को समंदर की तरह फैला लेना। एग्जैक्टली। खुद को उस छोटे से अंधेरे कमरे से निकालकर एक समंदर की तरह फैला लेना, ये कितना रिफ्रेशिंग रियलाइजेशन है कि किसी को छोड़ना हार नहीं है। हम हमेशा ब्रेकअप को एक फेलियर की तरह देखते हैं। हाँ, सोसाइटी ने इसे फेलियर ही बना दिया है। लेकिन असल में किसी ऐसे इंसान को छोड़ना जो आपको सिकोड़ रहा था, वो हार नहीं बल्कि अपने आप को वापस पा लेना है। खुद को सिकोड़ने से लेकर समंदर बनने तक का जो ये शिफ्ट है, मेरी नजर में यही असली हीलिंग है। कई बार हम इसी गलतफहमी में फंसे रहते हैं कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो एक न एक दिन सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। हम अपने एक तरफा प्यार को ग्लोरीफाई करने लगते हैं। से इंसान का इंतजार करना जो आपको वैल्यू नहीं करता, वो एक ऐसे तूफान की तरह है जहां आप जिंदगी भर बस सूरज के निकलने का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन वो सूरज उस इंसान के पास है ही नहीं जो आपको दे सके। इसलिए दूसरों से उस रोशनी की उम्मीद छोड़ना बहुत जरूरी है। आपको अपने दिल को उन चीजों से सजाना होगा जो सेल्फ लव को दर्शाती हो। खुद के लिए वो सूरज बनना होगा, बजाय इसके कि आप किसी और के दिए हुए अंधेरे कमरे में बैठे रहें। खुद के लिए सूरज बनना, वाओ। जब हम इस बात को सच में अपना लेते हैं, जब ये हीलिंग का पूरा प्रोसेस धीरे धीरे अपनी जगह लेने लगता है, तो आखिर में जिंदगी कैसी दिखती है? बहुत शांत। ऋत्विक की किताब जब अंत की तरफ बढ़ती है तो पूरी टोन बहुत ही शांत और सुकून भरी हो जाती है। वो कहते हैं कि समय के साथ एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप किसी कैफे में अकेले बैठकर किताबें पढ़ना सीख जाएंगे, और उस वक्त आपके अंदर वो खालीपन नहीं होगा। आपको उस खाली कुर्सी को देखकर दर्द नहीं होगा। बिल्कुल। आप उनके गले लगने को, उनके होल्ड करने को मिस नहीं करेंगे। वो उदासी जो कभी आपको लगता था कि हमेशा के लिए आपकी रूह में सिल दी गई है, वो उदासी भी एक दिन धीरे धीरे खुल जाएगी। आप आजाद महसूस करेंगे। हाँ, आप बिना किसी कड़वाहट के, बिना किसी गुस्से के, एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने अतीत को अलविदा कहना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन जिंदगी में आया, कौन बीच रास्ते में छोड़ गया और कौन रुक गया। क्योंकि तब तक आप सबसे जरूरी चीज सीख चुके होंगे। क्या? खुद के साथ सुकून से रहना। आप अपने दिल के उस क्राइम सीन को पूरी तरह से साफ कर चुके होंगे और उसी जगह पर अपने लिए अपना एक खूबसूरत घर बना चुके होंगे। ये सफर शुरुआत में जितना नामुमकिन और डरावना लगता है, आखिर में ये आपको खुद के ही सबसे बेहतरीन वर्जन से मिलवाता है। सच में ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें तोड़ती जरूर है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि हम खुद को एक बेहतर तरीके से दोबारा जोड़ सके। आज की ये चर्चा बहुत ही गहरी रही है और मुझे यकीन है कि जो भी इस वक्त इस दर्द से गुजर रहा है उसे एक नई रोशनी जरूर मिली होगी। और इस पूरी हीलिंग जर्नी को समेटते हुए अगर हम उस किताब के सबसे खूबसूरत विचार पर गौर करें तो वो कहती है कि आपकी जिंदगी पहले से लिखी गई कविताओं की एक किताब है, एक बुक ऑफ पोएम्स रिटन इन एडवांस, जिसे आप बदल नहीं सकते। हाँ,
इस किताब में कुछ कविताएं ऐसी जरूर होंगी जो आपका दिल पूरी तरह से तोड़ देंगी। वो आपको ऐसा दर्द देंगी कि आपको लगेगा आगे कुछ नहीं है। लेकिन उस किताब में अभी भी इतनी सारी खूबसूरत कविताएं बची हुई हैं जो ये सुनिश्चित करेंगी कि अंत तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाह। तो आज का सवाल ये है, अगर पिछली कविता ने सिर्फ आपको ये सिखाने के लिए आपका दिल तोड़ा था कि आपको खुद से प्यार करना है, तो क्या आप उस दर्द को बार बार पढ़ने के बजाय अगले पन्ने को पलटने और अपनी जिंदगी की अगली खूबसूरत कविता को पढ़ने के लिए तैयार हैं?